जब आपको पता चल रहा है आपकी जो रिजीम चेंज का एक ख्वाब था पूरा नहीं हुआ इसराइल का। न्यूयॉर्क सिटी जितना तो वो पूरा मुल्क है, इतना बड़ा जो है वो पंगा ले लिया है ईरान जैसे मुल्क के साथ। आईएईए के जितने भी लोग जो थे वो सारे के सारे गद्दार निकले। 90% जो कि मोसाद के इंस्टॉल्ड थे, जिन्होंने पहले वहाँ से लोकेशंस देखी ईरान की, फिर वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनका मर्डर हुआ। व्यूअर्स, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग अब छठे रोज में दाखिल हो चुकी है और मशरिक वस्ता के उफक पर खतरनाक बादल मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। आलमी बरादरी की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशें हो रही हैं, मगर इसराइली हठधर्मी और जारहियत ने हर मुमकिन अमन अमल को सबूताज कर दिया है। रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश भी कर दी है। रूसी वजारत खारजा ने इसराइल को मशरिक वस्ता में तबाही का असल जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि ईरान तो बातचीत के लिए तैयार है, मगर इसराइल किसी भी हल से जानबूझकर राह फरार इख्तियार कर रहा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान पर दबाव डालना शुरू कर दिया है और मुतालबा किया जा रहा है कि वो फौरी तौर पर जौहरी मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए। दूसरी तरफ चीन और कतर ने इसराइल और अमेरिका की पॉलिसियों पर भरपूर तनकीद की है। चीन ने अमेरिकी सदर ट्रंप के ईरान मुखालिफ बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तेहरान खाली करने की धमकियां दरअसल जंग को हवा देने के मुतरादिफ है और ये खित्ते को मुकम्मल तबाही के दहाने पर ले जाएगी। कतर ने इसराइल के हालिया हमलों को गैर जिम्मेदाराना, अफसोसनाक और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। G7 सरबराही इजलास ने इसराइली नवाज होने की पॉलिसी का सबूत देते हुए ईरान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दिया। एलामिया में इसराइली जारहियत को न सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि उसे दिफा का हक कहकर जायज करार दे दिया गया, यानी खुली छूट दे दी गई। मगर पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़राए ख़ारजा की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया में यह कहा गया है कि इसराइली हमले मशरिक़ वस्ता में अमन को खतरे में डालने की खतरनाक कोशिश है। इस एलामिया में इलाकाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर दिया गया है। मुस्लिम रहनुमाओं ने मुतालिबा किया है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के खात्मे, फौरी जंग बंदी और सिफारती हल की बहाली के लिए आलमी सतह पर अमली इक़दाम किए जाएं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर आलमी उमूर शाजिया साहिबा ने। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शाजिया चीमा साहिबा, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग अब छठे रोज में हम देख रहे हैं दाखिल हो चुकी है और मगरिब की जानिब से मुज़ाकरात के लिए ईरान पर दबाव डाला जा रहा है और इसराइल को हम देख रहे हैं कि फ्री हैंड दे दिया गया है। बड़ा दोहरा मयार है। मगरिब की जानिब से जानिबदाराना और मुनाफिकाना पॉलिसी की वजह आप क्या समझती हैं? मगरिब जो है वो हमेशा से इसराइल उन्होंने बनाया हुआ है, इसराइल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, तो वो इसराइल के साथ ही रहेंगे। और जिन जौहरी मुज़ाकरात की वो बात कर रहे हैं उनको कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट देने वाला नहीं है कि वो जौहरी मुज़ाकरात तो ईरान ऑलरेडी कर रहा था। ईरान ने तो कभी उससे इनकार ही नहीं किया। ईरान तो उस टेबल पे मौजूद था। इस संडे को भी उसका छठा राउंड जो है उन जौहरी मुज़ाकरात का होना था और मुज़ाकरात के दरमियान में अमेरिका की तरफ से भी ये बात की जा रही थी और ईरान की तरफ से भी कि अच्छी पेशरफ्त हो रही है। और ये वही मुज़ाकरात हैं जिनकी ट्रंप अपने पिछले दौर में इससे बाहर भी निकल चुके हैं, खुद ही इस ट्रीटी को जो है वो मनसूख कर चुके हैं। और उसके बाद फिर दोबारा जब आपका दिल चाहे कान से पकड़ के आप टेबल पे बिठा देंगे। और अब जब आपको पता चल रहा है कि आपकी जो रिजीम चेंज का एक ख्वाब था वो 24 आवर्स में पूरा नहीं हुआ इसराइल का, और अब इसराइल एक छोटा सा, इतना छोटा, एक न्यूयॉर्क सिटी जितना तो वो पूरा मुल्क है, जिसने इतना बड़ा जो है वो पंगा ले लिया है ईरान जैसे मुल्क के साथ। तो अब जब उसको अपनी बका का मसला हो गया है कि मैं तो मलबे का ढेर बन जाऊंगा और अब मैं या तो वेस्ट को अपने साथ शामिल करूं, मैं अमेरिका को शामिल करूं और साथ में जो है वो ईरान को इस बात का जिम्मेदार ठहराऊं। तो ये देखिए, ये ऑप्टिक्स हैं, ये किसी जमाने में शायद बिकते हों। आज की दुनिया में, आज के दौर में हकीकत क्या है, लोगों ने खुद से उसको स्निफ करना, उसको खुद उसकी पार्सिंग शुरू कर दी है कि सच क्या है। अब सच वो नहीं होता जो लेगेसी मीडिया हमें बेच रहा होता है, या ये G7 के जो ममालिक के लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं। G7 तो एक ऐसा क्लब है जो आपस में लड़कों की तरह, बच्चों की तरह तो ये लड़ते हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, कोई स्टेटमेंट दी और ट्रंप जो है उसके बाद कोई और बात कर रहे होते हैं। तो हमें देखना ये है कि इस वक्त रशिया और चीन कहाँ पे खड़े हैं, जो अडल्ट इन द रूम है जिन्होंने ये सब कुछ संभालना है, वो कहाँ खड़े हैं। शाजिया साहिबा, अब तक की अगर हम डेवलपमेंट देखें तो रूस ने जंग बंदी के लिए सालसी की पेशकश की थी
और हमने देखा ईरान ने इस पर आमादगी का इजहार किया, मगर इसराइल इससे राह फरार इख्तियार कर रहा है। क्या समझती हैं इसराइल मुज़ाकरात से क्यों भाग रहा है, क्या लगता है आपको? इसराइल मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता। इसमें पहले हमने बात ही यहाँ से स्टार्ट की कि मुज़ाकरात तो ऑलरेडी हो रहे थे, ईरान मुज़ाकरात से भागा हुआ नहीं था। ईरान को तो कहा कि IAEA जो है वो आके इंस्पेक्शन करेंगे और उनके मेंबरान वहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे थे। NPT का वो मेंबर है और NPT के साथ वो अबाइड बाय कर रहा है, वो अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। उसको जब कहा कि अपने पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसका जो वॉल्यूम है उसको लोअर करो, तो वो उस पर भी राजी हो गया। फिर उसको कहा गया कि तुमने जीरो एनरिचमेंट करनी है, उस पर उसने कहा कि मैं पीसफुल प्रोग्राम तो रख सकता हूँ कैंसर के आइसोटोप बनाने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के, अपनी एनर्जी के लिए, तो ये तो मेरे पास NPT का मेंबर होते हुए मेरे पास हक है, मुझे रोका नहीं जा सकता है जी। लेकिन वो IAEA के जितने भी लोग जो थे, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी मॉनिटरिंग बॉडी है, वो सारे के सारे गद्दार निकले। उनमें से 90% जो कि मोसाद के जो है वो इंस्टॉल्ड थे, जिन्होंने पहले वहां से लोकेशंस देखी ईरान की, फिर उनके जो उनके जगह है उनकी सारी की सारी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बाय पीछे भेजे, और फिर वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं उनको उनका मर्डर हुआ, हमने ये देखा कि, और उसके बाद वहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक हुए जो कि फिलहाल सेफ हैं। लेकिन बहरहाल ये IAEA भी कोई इम्पार्शियल इदारा नहीं, इंटरनेशनल होने के बावजूद ये सारे इदारे जो हैं ये ग्लोबल वेस्ट जो है उसका माउथ पीस है, उसका एजेंडा लेके चलते हैं। तो ईरान तो इतना जुला सफाई के साथ चलता हुआ बेचारा यहाँ तक भी कह रहा था कि आप जिस मेज पे बैठते हैं हम बैठने के लिए तैयार हैं। उसने तो ये भी नहीं कहा कि तुम लोग कितने। बिल्कुल, हमने देखा है शाजिया साहिबा कि ईरान ने तो अपने एटमी प्लांट का मुआयना भी करवाया IAEA को, लेकिन आपने बताया कि कौन वहाँ पर जो है वहाँ पर पहुंचे और इसराइल ने किस तरह से वहाँ पर टेक ओवर किया और किस तरह से इंफॉर्मेशन हासिल की, इंटेलिजेंस की, लेकिन इसराइल ने इजाज़त नहीं दी है IAEA को। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो G7 का जो एलामिया है ये मुकम्मल तौर पर हमें इसराइल के हक में नज़र आ रहा है। आप ये समझती हैं कि आलमी ताकतें मशरिक़ वस्ता में अमन की बजाय जानबूझकर जंग को हवा दे रही हैं? कहीं ना कहीं अंदरूने खाना वो भी ईरान की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ हैं, खौफजदा हैं? ये जो 6 ममालिक हिट लिस्ट पे रहे हैं और ईरान उनमें से आखिरी मुल्क है, बाकी सब जो है उनका जो इन्होंने करना था वो कर चुके हुए हैं, जिसमें लीबिया है, सीरिया है, इराक है, अफगानिस्तान है और सोमालिया है। तो अब ईरान जो है वो आखिरी मुल्क है और ये अलल ऐलान जो है नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे इसका लीबिया सोल्यूशन चाहिए। तो लीबिया सोल्यूशन क्या है कि एक कलर रेवोल्यूशन है, लोग सड़कों पे निकले हैं, अपना ही लीडर जो है उन्होंने उसको मार के आयरन रॉड्स के साथ, मोहम्मद कद्दाफी हम सबको पता है। अभी रिसेंटली उसने कहा है कि जब तक आयतुल्लाह खamenei जो है सुप्रीम लीडर, मैं नेतन्याहू ने कहा है कि उनको जब तक सद्दाम हुसैन की तरह लटका नहीं दिया जाएगा तब तक मसले का हल। तो ये इतना बेलिजरेंट, इतना बेलोकोस्ट किस्म का जो नैरेटिव है, इतना स्टूपिड किस्म का जो नैरेटिव है, ये ना तो वो गजा के मामले में बेच सका है और ना ही वो अब ये इस मामले में उनका जो है वो इतनी बड़ी 70% पॉपुलेशन है ग्लोबल साउथ की, तो वहाँ नहीं बिक रहा है। ये G7 जो है ये दुनिया नहीं है। G7 तो दुनिया की 20% भी पॉपुलेशन नहीं है, अगर आप देखें टोटल GDP का 10% भी नहीं है पूरी दुनिया। तो G7 ने जो मंसूबे बनाए हुए हैं, जिसमें ईरान आखिरी मुल्क है जिसको डिस्टेबलाइज करना है, इसके रिसोर्सेज पे कब्जा करना है और इसमें रिजीम चेंज करना है। तो जब आपका पर्पस ही रिजीम चेंज करना है, रिजीम डीकैपिटेशन है, चाहे वो खुद सरेंडर करे। और शाजिया साहिबा ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात की मेज पर इसीलिए नहीं आ रहा है इसराइल, क्योंकि वो उसका मकसद ही यही है कि रिजीम चेंज किया जाए। मैं मजीद आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइली जारियत की मजम्मत किस हद तक मौसर साबित हो रही है? क्या ये महज अलामती रद्द-ए-अमल है या इसका कोई अमली फ़ायदा भी हो सकता है? क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि मुस्लिम ममालिक को अब मुखालफत के आगे भी कुछ करने की ज़रूरत है, ये वो वक्त आ गया है। अब क्या कहेंगी? मुस्लिम, बिल्कुल मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ। मुस्लिम ममालिक मुखालफत करते हैं तो किसी ज़माने में, आज से कोई 50-60 साल पहले अगर मुस्लिम ममालिक 70-80 इकट्ठे बैठ जाएं तो उनका कोई इम्पैक्ट होता होगा कि जी 60 ममालिक इकट्ठे बैठ गए हैं, 70 ममालिक इकट्ठे बैठ गए हैं, तो ये तो दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और खुदा जाने क्या कर देंगे। लेकिन हालात ने और वक्त ने देखा कि वो 70 हो, 80 हो, 90 हो, जब भी बैठते हैं एक अच्छी
फोटोशूट ज़रूर होता है लेकिन उसका कोई फ़ॉलो अप नहीं होता। तो दुनिया में उसका इम्पैक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल उसी तरह ख़त्म हो गया है कि ये बैठे हैं, ये जी। मुखालफत करेंगे, ये एक बयानिया देंगे, उसके बाद अपने-अपने घर चले जाएँगे। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये नहीं है। बहैसियत पाकिस्तानी हम एक इस वक़्त ऐसे दोराहे पे खड़े हुए हैं कि हम एक न्यूक्लियर वॉर का हिस्सा बन सकते हैं। जो इसराइल है, मैंने आपसे पहले कहा कि वो ईरानियन जो जंग का ब्लो है उसको नहीं फेस कर सकता और अल्टीमेटली वो या तो न्यूक्लियर हो जाएगा या न्यूक्लियर होने की धमकी करके अमेरिका को शामिल कर लेगा और अमेरिका की जो बहरी बेड़े हैं वो उसकी मदद के लिए चल भी पड़े हैं और बाकायदा वहाँ पे और हम ट्रम्प के बयानात भी अब सुन सकते हैं कि किस तरह वो मुज़ाकरात से हट के अब उसका सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल की। बिल्कुल, और इसराइल जो है वो बहुत दुनिया का वाहिद मुल्क है, एक मुल्क जो कि पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने का एक वाहिद बिल्कुल ज़रिया है। पूरी दुनिया इस मामले पर नजर रखे हुए है। बहुत शुक्रिया शाज़िया चीमा साहिबा, इस तमाम तर मामले पर आप अपनी माहिराना राय दे रही थी।